नमस्कार साथियों, सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। छत्तीसगढ़ जुडिशरी का सिलेबस डिस्कस करते हैं और सिलेबस से आपको पता चलेगा कि कितना इजी सिलेबस है छत्तीसगढ़ जुडिशरी का। आइए चलते हैं। सबसे पहला सब्जेक्ट है आपका आईपीसी। इजी है बिल्कुल, आपको पता है आईपीसी के बारे में, आप लोग पढ़ते हो। बिहार जुडिशरी को छोड़कर इंडिया के सभी जुडिशरी के अंदर आईपीसी आती है। इवन तो जो एपीपी, एपीओ, एडीओ का एग्जाम होता है उसमें भी आती है, इससे आप परिचित हैं। देन आता है आप लोगों का सीपीसी। ये भी आप इंडिया के कोई भी जुडिशरी की तैयारी करने के लिए जाते हो, सीपीसी आपके पास आती है। ये भी आप इजी वे में पढ़ सकते हैं, कोई इशू है नहीं। देन आता है सीआरपीसी। ये भी आप कर सकते हैं, क्योंकि होता क्या बेटा कि आप लोग जो है आपको जज बनना है इंडिया में, चाहे कहीं भी बने, तो फोकस आप करते रहते हो, तो उस फोकस के थ्रू आपको छत्तीसगढ़ देना चाहिए। तो तीसरा सब्जेक्ट आपका सीआरपीसी है, ये भी आपके लिए ईजी है। फिर चौथा आता है आपके पास इंडियन एविडेंस एक्ट। इससे भी आप जान पहचान रखते हैं, क्योंकि हर जुडिशरी में काम आता है, इसको भी आप इजी वे में कर सकते हैं। देन आता है आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये भी आप लोगों का फेवरेट सब्जेक्ट है और इसको भी आप पढ़ते रहते हैं, इसलिए कोई इतना बड़ी बात इसमें है नहीं। फिर आता है आपके पास ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, जिसको हम बोलते हैं टीपी एक्ट। ये भी आप कहीं सारे स्टेट के जुडिशरी में पढ़ते हो, वहाँ भी आपके पास दिक्कत नहीं आता है। फिर आपके पास आता है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को भी आप पढ़ते हो, इसमें भी कोई आपके पास इश्यू नहीं आता है। यानी मैं ऐसे कह दूँ ये कॉमन सब्जेक्ट है जो आप लगभग सभी जगह पढ़ते हो, तो इनमें दिक्कत नहीं आती। अब चलते हैं कुछ डिफरेंट सब्जेक्ट जो आने वाले हैं, जो आपको अलग से पढ़ना है, जिसमें लिमिटेशन, ये भी मोस्ट ऑफ जुडिशरी में आता है, इसमें भी आपके पास कोई इश्यू नहीं है, आप पढ़ सकते हो। देन आता है आपके पास छत्तीसगढ़ रैंट कंट्रोल एक्ट। ये नया आ गया आपके पास, छत्तीसगढ़ रैंट कंट्रोल। तो सबसे पहले प्रायोरिटी आपको क्या करना चाहिए, छत्तीसगढ़ रैंट कंट्रोल को ही देनी चाहिए, क्योंकि नया सब्जेक्ट है, 2-3 बार पढ़ोगे तब हो जाएगा। देन आता है आपके पास कोर्ट फी एक्ट। छोटा सा एक्ट है, आप आराम से कर सकते हो, कोई इतना बड़ी बात इसमें है नहीं, ठीक है। कंटेंट इसके एकदम ईजी है। देन आता है एसआरए। एसआरए भी लगभग आप सारे सब स्टेट में पढ़ते हो, यहाँ पर भी आपको इश्यू नहीं आएगा। यानी मैं कहूँ तो लिमिटेशन एसआरए, ये सारे कॉमन सब्जेक्ट हैं, तो ठीक है। देन उसके बाद आता है रजिस्ट्रेशन एक्ट। थोड़ा सा लेंदी है, बट आप उसको सेक्शन वाइज ढंग से पढ़ेंगे तो आप उसको कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन एक्ट। देन आता है आपके पास छत्तीसगढ़ लैंड रेवेन्यू। ये क्या लोकल एक्ट होते हैं ना, ये थोड़े से डिफरेंट होते हैं, क्योंकि बाकी वाले तो क्या कॉमन होते हैं, अपने टिप्स पे भी रहते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा नया है, तो आपको उसको पढ़ना पड़ेगा। ये थोड़ा लेंदी भी है और अपडेट भी क्या इसमें होते रहते हैं, तो लैंड रेवेन्यू को फोकस करना होगा। क्योंकि इस बार जो छत्तीसगढ़ का एग्जाम है माइनर को उन्होंने फोकस किया, क्योंकि पूरा इंडिया जब देता है तो बाकी सारे सब्जेक्ट तो सबको आते हैं, और छत्तीसगढ़ के एक्ट तो सिर्फ छत्तीसगढ़ के लोगों को आते हैं, तो इसमें आपको थोड़ा फोकस करना पड़ेगा लैंड रेवेन्यू में। देन आता है आपके पास छत्तीसगढ़ के लैंड रेवेन्यू के बाद नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। यहाँ पे एनआई एक्ट पूरा कोर्स में, जनरली कुछ स्टेट है जहाँ पे चैप्टर 17 होता है, यहाँ पे पूरा का पूरा आपके कोर्स में पढ़ना है। और देन आता है छत्तीसगढ़ एक्साइज एक्ट, छत्तीसगढ़ का एक्साइज एक्ट। ये अच्छा है, एनडीपीएस जैसा है, पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा, ये रूटीन बेसिस चलता है, इसलिए कर लोगे। तो छत्तीसगढ़ के प्री के एग्जाम एक छोटा सा सिलेबस है, 15 सब्जेक्ट हैं, जिनमें से 9 सब्जेक्ट आपकी जान पहचान के, जो आपको कहीं ना कहीं एग्जाम में मिले हुए हैं, तो आप इजी प्रोसेस में इसको कर सकते हैं। कोई जीके नहीं है, जीएस नहीं है, हिंदी नहीं है, इंग्लिश नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ लॉ है, ओनली लॉ है, ओनली लॉ है। तो आप अपना फोकस बनाइए, आप कर सकते हैं, आपको करना होगा। क्योंकि जब आप अपना स्टेट की प्रिपरेशन करते हैं तो दूसरे स्टेट को टारगेट नहीं करते, लेकिन अपनी स्टेट के वैकेंसी नहीं आ रही तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको फोकस करना पड़ेगा, कंटिन्यूटी रखनी पड़ेगी, और ये आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। इसी के साथ साथ आता है महाराष्ट्र जुडिशरी। महाराष्ट्र जुडिशरी के अंदर प्री के लिए और मेन के लिए आपको किसकी जरूरत नहीं होती है, प्री और मेन के लिए आपको मराठी की जरूरत नहीं होती, प्री और मेन आप डायरेक्ट कर सकते हैं। तो आइए महाराष्ट्र जुडिशरी का सिलेबस भी मैं आपको बता देती हूँ, वो भी बहुत छोटा सा है, वो भी इजी है, और वो भी आप लोगों की जान पहचान का ही है। महाराष्ट्र जुडिशरी के लिए बात करते हैं हम, जिसको हम लिखते हैं MHJS की बात करते हैं, इसका भी प्री का एग्जाम का आ चुका है। इसके अंदर भी वही आपका पहला सब्जेक्ट है, CRPC है, देखो दोनों में कॉमन आ गया। इसमें देखो CPC है, ये भी देखो दोनों में कॉमन आ गया। फिर देखिए इसके अंदर एविडेंस है, वो भी देखो दोनों में कॉमन आ गया। बस थोड़ा सा फर्क ये है बेटा कि छत्तीसगढ़ का एग्जाम हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों दे सकते हैं, जबकि महाराष्ट्र का सिर्फ इंग्लिश मीडियम वाले फोकस कर सकते हैं। पेपर इंग्लिश मीडियम या मराठी में आता है तो वहाँ हिंदी मीडियम वाले नहीं दे सकते, पर वो अपनी इंप्रूव करने के लिए कर सकते हैं। इंग्लिश तो देखो करते करते आ जाती है। टीपी एक्ट, ये भी कॉमन एक्ट है, ये भी आप पढ़ सकते हैं। फिर आता है आपके पास SRA, ये भी आपका कॉमन एक्ट है, इसको भी आप कर सकते हैं। देन आता है आपके पास SRA के बाद आता है लिमिटेशन एक्ट, ये भी आप कर सकते हैं, ये भी कॉमन एक्ट है।
लिमिटेशन के बाद आपको यहाँ पे दिखेगा कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन भी आपका कॉमन सब्जेक्ट है, ये भी कर सकते हैं। फिर आपके पास आता है लिमिटेशन के बाद, कॉन्स्टिट्यूशन के बाद आता है आपके पास आईपीसी, ये भी आपका कॉमन सब्जेक्ट है। उसके बाद आता है आपके पास कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ये भी आप कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट के बाद आता है सेल ऑफ गुड्स एक्ट, ये अब नया सब्जेक्ट है आपके लिए, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, ये आपको अलग से करना होता है, कुछ स्टेट में ये है। फिर आता है महाराष्ट्र का रेंट कंट्रोल एक्ट, जैसा कि मैंने कहा कि रेंट कंट्रोल सभी स्टेट का अपना अपना है, छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ का है, महाराष्ट्र में महाराष्ट्र का, राजस्थान में राजस्थान का है, तो ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। यहाँ पर एक ही लोकल एक्ट है बस, रेंट कंट्रोल, बाकी सारे कॉमन सब्जेक्ट होते हैं। देन आता है आपके पास पार्टनरशिप एक्ट, ये आ गया पार्टनरशिप। तो सेल ऑफ गुड्स और पार्टनरशिप एक्ट तो देखो यूपी में देखते हैं तो यूपी में भी है, बिहार में भी है, हरियाणा में भी है, पंजाब में भी है, तो ये भी कॉमन है। तो महाराष्ट्र का सिलेबस देखते हैं ना, अगर यूपी वाले, बिहार वाले, पंजाब वाले, हरियाणा वाले, तो उनके पास सिर्फ एक ही सब्जेक्ट डिफरेंट है, वो है रेंट कंट्रोल, बाकी सिर्फ 12 सब्जेक्ट हैं। आप इसको आराम से कर सकते हैं, ठीक है। इसके भी फॉर्म निकल चुके हैं, आप इसको कर सकते हैं। प्री के एग्जाम के लिए लॉ सफिशिएंट होता है, ऐसा कोई इसमें ऐसा जीके और बहुत मेरे हिसाब से नहीं आते, लेकिन जहाँ आ रहे तो बहुत रेयरली होते हैं। तो प्री निकाला उसका भी आसान है, आप प्री निकालो, आपको कॉन्फिडेंट बढ़ेगा, अरे वाह मैंने महाराष्ट्र का प्री निकाला, अरे वाह मैंने छत्तीसगढ़ का प्री निकाला। तो कई बार जब आप प्री निकालते तो मेन तक पहुँचते, मेन निकालते तो इंटर तक। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, मैं 2008 की लॉ पास आउट हूँ और 2010 में मैंने पहला आरजेएस दिया था जब मेन एग्जाम आता था। मुझे कभी किसी ने सजेशन नहीं दिया था, कोई सजेस्ट करने वाला नहीं था, क्योंकि घर में जैसे ना मेरी 3 बहनें हैं, एक भाई हैं बड़े मुझसे, एक छोटी बहन है, तो मैंने एलएलबी किया तो छोटी वाले को भी करा दिया, क्योंकि मुझे नॉलेज है तो छोटी वाले को देती गई। बड़े ने इतना पढ़ाई नहीं की, कारगिल पुरस्कार मिले हुए मेरी बहनों को 10th और 12th में, बट हम लोग गाँव से पढ़े हुए ना, तो इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं था, फैमिली बैकग्राउंड हमारा छोटा सा है तो इतना ज़्यादा नॉलेज था नहीं, तो किसी ने सजेस्ट नहीं किया, तो मैं सिर्फ राजस्थान पकड़ के बैठ गई। लेकिन जब मैंने देखा कि अपना वो इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया, मैंने लोगों को देखा, मिलना हुआ, तो मैं अब अपने हर बच्चे से कहती हूँ आप मोर देन 1 स्टेट दीजिए, उसमें किसी न किसी में तो सिलेक्शन होगा, आपकी कंटिन्यूटी बनी रहेगी, आपके कंसेप्ट क्लियर होते रहेंगे, आपकी गलतियां कहाँ वो ठीक होते रहेंगे। तो मुझे तो सजेशन किसी ने दिया नहीं, लेकिन अब जैसे मुझे अगर हायर जुडिशरी देना है, मौका मिलता है, तो मैं सारे स्टेट का दूंगी, क्योंकि एक मौका मिला है, अब मेरे पास नॉलेज है। क्योंकि कहीं ऐसे स्टेट है जहाँ पे मैं ओवर एज हो चुकी हूँ, लोअर जुडिशरी की होनी है ना, इतने साल हो गए, 2008 का लॉ पास आउट है, 14 साल की वकालत हो रही है मेरी, राइट। तो आपको मैं गुड सजेशन देती हूँ, आपको देना चाहिए हर स्टेट का, उससे आपको बेनिफिट मिलेगा, आपकी प्रिपरेशन और कंटिन्यूटी आपके साथ रहेगी और एक कॉन्फिडेंट रहेगा। ठीक वैसे 2015 में जब मैं आरजेएस की प्रिपरेशन मैंने अच्छे से की थी, मेरा प्री निकला, मैंने भी आपकी तरह कोचिंग की थी, मैंने प्री निकाला और मेन में मेरे अच्छे मार्क्स आए थे, तो वहाँ से कॉन्फिडेंट बढ़ा, यस मैं प्री निकाल सकती हूँ, मैं मेन लिख सकती हूँ। अगर मैं नहीं देती तो कुछ नहीं हो सकता, दूसरे स्टेट कभी दिए नहीं, लेकिन सिर्फ राजस्थान को फोकस किया, मैं अभी तक रह गई। अगर मैं दूसरे स्टेट भी साथ में ले लेती तो शायद मेरी गलतियां मुझे ठीक होती रहती और मैं आगे बढ़ती रहती। हाँ, वहाँ से कॉन्फिडेंट बढ़ा, पढ़ाती मैं पहले भी थी, है ना, ऐसे क्लास में जैसे मैं पढ़ती थी तो बच्चों को पढ़ाती थी, मैं पंचायत राज की मास्टर ट्रेनर थी, मैं जेंडर इश्यूज के ऊपर ट्रेनिंग देती रहती थी, तो पढ़ाने की जो कला है वो थी पहले से थी। लेकिन फिर कोचिंग में आ गए, कोचिंग चलाने लग गए, तो धीरे धीरे एक्सपीरियंस बढ़ते गए और कहीं ना कहीं वो कॉन्फिडेंट काम आया कि मैंने प्री निकाला, देखो मैंने लिखा, प्री निकाला, मैंने लिखा। हाँ, नहीं इंटरव्यू दिया अभी तक, नहीं इंटरव्यू हुआ, वो सब सही है, लेकिन एटलीस्ट ये तो है चीज़ें क्या हैं वो समझ में आने लगी। तो जिनके पास एज लिमिट है, जो अफोर्ड कर सकता आना जाना हर जगह, तो मैं उसे यही कहूँगी आपको 100% जज बनना है, तो आपको हर चीज़ पे फोकस करना चाहिए, आपको देना चाहिए। आप जिस स्टेट में जाकर दे सकते हैं 100% देना चाहिए। और अगर मैं इंग्लिश मीडियम की बात करूँ, आज के दिन में जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, वो महाराष्ट्र जुडिशरी भी दे सकते हैं और वो साथ ही साथ क्या कर सकते हैं, छत्तीसगढ़ जुडिशरी भी दे सकते हैं। बहुत कॉमन सब्जेक्ट है, तो ये दोनों के सिलेबस थे। तो कई बार आपको लगता है सिलेबस डिस्कस हो जाए तो ठीक रहे, तो ये सिलेबस है, अच्छे से आप इनको कर सकते हैं। अब आती है एज लिमिट क्या है, कौन दे सकता है एज लिमिट। तो छत्तीसगढ़ के अंदर तो मेल पर्सन की जो एज लिमिट है जनरल मेल की वो है 35 ईयर्स और बाकी सारे मेल की है 40 ईयर्स। और फीमेल जो है छत्तीसगढ़ के लिए, चाहे वो फीमेल छत्तीसगढ़ की हो, चाहे एमपी की हो, चाहे वो इंडिया के किसी भी स्टेट की हो, चाहे वो एससी हो, चाहे एसटी हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे किसी भी स्टेट की हो, 45 ईयर्स तक छत्तीसगढ़ दे सकता है। बिल्कुल, मैं भी छत्तीसगढ़ का एग्जाम का फॉर्म भर सकती हूँ, भरूंगी, एक्सपीरियंस ही होगा। अगर एग्जाम देते हैं तो कुछ फायदे होते, नुकसान तो होते नहीं है, तो मैं भी भरूंगी, क्योंकि मैं 45 ईयर्स की नहीं हूँ अभी, है ऐसे मेरी एज लिमिट इसमें है अभी, बहुत सारी है अभी तो, है ना। तो 45 ईयर्स से पूरे इंडिया की महिलाएं दे सकती है। सीटें ना देखें सीटें कितनी, आप सिर्फ ये देखें मुझे जाके एग्जाम देना है, ताकि मैं अपना बेटर कर सकती हूँ और मैं कहाँ गलतियाँ करी उसको ठीक करके अपने स्टेट को चुन सकती हूँ। ठीक है, महाराष्ट्र एग्जाम भी पूरा इंडिया दे सकता है, वहाँ की एज लिमिट आपको एक बार चेक करनी पड़ेगी, फॉर्म भर के देखो, ट्राई हो जाएगा। अब आता है कि क्या एलएलबी वाला एग्जाम दे सकता है।
क्या एलएलबी रनिंग वाला बच्चा जो है एग्ज़ाम दे सकता है? तो भाई एलएलबी वाले एक काम करो ना, आप 10th सेमेस्टर में हो या 11th सेमेस्टर में हो या 8th सेमेस्टर, जिस सेमेस्टर में हो, एक बार फॉर्म भर के ट्राई कर लो। लगेंगे तो 100 रुपीज़ लेगा ना ई मित्र वाला, आप तो खुद ही भर देते हो मोबाइल से, तो भर के ट्राई कर लो। अगर सबमिट हो जाता रनिंग वाला तो आप एग्ज़ाम दे सकते हो, और नहीं होता सबमिट तो फिर आप नहीं दे सकते। ठीक है, चलिए इसी के साथ ही साथ सूर्यनगरी यूनिक क्लॉक क्लासेस में इन दोनों स्टेट के मॉक टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। मॉक टेस्ट सीरीज जो है अवेलेबल है। मॉक टेस्ट सीरीज के अंदर जैसे एग्जाम का पैटर्न होता है वैसे रहता है, 100 क्वेश्चंस होते हैं जैसे एग्जाम में आते हैं, और वैसे तरह से उसको कवर किया जाता है। टोटल आपके पास 10 पेपर्स आते हैं इसके, और इसकी फीस होती है हमारे 1500 रुपये। इसको ज्वाइन करने के लिए आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज लिख सकते हैं, शेड्यूल ले सकते हैं, इसके बारे में कोई बात करनी तो आप मुझे कॉल मैसेज भी कर सकते हैं, मेरा नंबर दिया हुआ है। इसके साथ ही साथ महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ जुडिशरी के हमारे फाउंडेशन बैच चलते हैं जो पूरे साल चलते रहते हैं, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र। वैसे इंडिया के सारे स्टेट के तो फाउंडेशन बैच होते हैं। फाउंडेशन बैच का जो ड्यूरेशन होता है हम लोगों का वो लगभग 9 मंथ का कोर्स होता है। हमारे मॉर्निंग में भी बैचेस चलते हैं, इवनिंग में भी बैचेस चलते हैं। मॉर्निंग में भी क्लास रहती है हमारे 7:30 से लेकर 9:30 तक, इवनिंग में होती है 5 to 7। इसके अलावा और भी बैचेस है ऊपर नीचे चलते रहते हैं। वो फाउंडेशन बैच के अंदर हम पूरा 0 से Z तक पढ़ाते हैं हर सब्जेक्ट को, हर सैटरडे टेस्ट होता है उसके अंदर, है ना। एक है ना डीप स्टडी भी होती है उसके अंदर, कंसेप्ट भी क्लियर कराते हैं, सेक्शन भी पढ़ाते हैं, वेरेक भी पढ़ाते हैं, केस लॉज भी बताते हैं, नोट्स कैसे बनने हैं वो भी बताते हैं, मेन एग्जाम में कैसे लिखना है वो भी बताते हैं। तो एक है ना पूरी प्रिपरेशन की बात करें तो वही यहाँ अवेलेबल है। और उसको ज्वाइन करने का जो बेनिफिट है वो ये है, कंटिन्यूटी। जिंदगी में जो सबसे हमारा वीक पॉइंट होता है कंटिन्यूटी नहीं हो पाती, तो कोचिंग से आपको कंटिन्यूटी मिल जाती है। पढ़ना तो देखो खुद को ही है, लेकिन ये कंपटीशन रहता है, एक वे होता है, दिन भर बिजी शेड्यूल रहता है, एक स्ट्रेटजी होती है, वो सबको लेकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे रिन्यूअल का सिस्टम है, मान लीजिए आपको कोर्स खत्म हो गया लेकिन वैकेंसी नहीं आई तो आप फिर से रिन्यूअल भी करा सकते हो। रिन्यूअल के लिए एक नॉमिनल चार्ज होता है, जैसे पूरा फीस आपने पहले जमा किया तो पूरा वापस नहीं देना होता है, लेकिन एक चार्ज है वो देके फिर वापस पूरा कोर्स दोबारा पढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं शॉर्टकट, पूरा लॉन्ग कट वापस चला सकते हैं, तो उससे रिवीजन हो जाता है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम एक बार एक सब्जेक्ट पढ़ने से नहीं आता, क्योंकि एकदम से सब चीज़ें नहीं याद होती है, उसके लिए लॉन्ग टर्म प्रिपरेशन करनी पड़ती है। जो बच्चे LLB के साथ कर लेते हैं उनको बेनिफिट मिल जाता है, लेकिन कई लोगों को कोई नॉलेज देने वाला ही नहीं होता है, सजेस्ट करने वाला ही नहीं होता कि कैसे पढ़ना है, तो उनका समय व्यर्थ हो जाता है। लेकिन कोई बात नहीं, जब समझ में आया उसी दिन से स्टार्ट करें, उसके बाद डिले ना करें। ठीक है, इससे रिलेटेड आपको जो भी क्लासेस ज्वाइन करनी है आप मुझे कॉल मैसेज कर सकते हैं। नए बैचेस फाउंडेशन में स्टार्ट हो रहे 15 जून से, तो आप मुझे कॉल मैसेज करके उसकी डिटेल ले सकते हैं। आज के लिए धन्यवाद।